कहानी शुरू होती है एक लड़के से। उसका नाम संतियागो था। वो स्पेन के अंदलूसिया के मैदानों में अपनी भेड़ों को चराता था। उसकी जिंदगी आम थी। सुबह उठना, भेड़ों को लेकर निकल जाना और शाम को लौट आना। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस उसकी भेड़ें, एक किताब और खुला आसमान। संतियागो को पढ़ना पसंद था। वो अपनी किताबों में खो जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा उससे घूमना पसंद था। यही वजह थी कि वो एक गदरिया बना। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो एक पटरी बने, लेकिन संतियागो ने सफर चुना। उसने अपने पिता से कहा कि वो दुनिया देखना चाहता है, और उसके पिता ने उसे 3 सोने के सिक्के दिए और कहा, जाओ दुनिया देखो। संतियागो की रातें अक्सर एक पुराने टूटे हुए चर्च में गुजारती थीं। उस चर्च की छत गिर चुकी थी और उसके अंदर एक बड़ा सा सिकमोर का पेड़ उगाया था। एक रात उसी पेड़ के नीचे सोते हुए संतियागो ने एक सपना देखा। यह सपना बार बार आ रहा था। सपने में एक बच्चा उसकी भेड़ों के साथ खेल रहा था। फिर वो बच्चा संतियागो का हाथ पकड़कर उसे इजिप्ट के पिरामिड्स तक ले जाता। वहां पहुंचकर बच्चा कहता, अगर तुम यहां आओगे तो तुम्हें एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा खजाने की जगह बताने वाला होता, संतियागो की नींद खुल जाती। यह सपना उससे परेशान करने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। यह सपना उसके दिल में एक बेचैनी पैदा कर रहा था। वो सोचता, क्या यह सिर्फ एक सपना है या इसमें कोई गहरा राज छिपा है। उसने सोचा कि शायद उसे इस सपने का मतलब जानने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक गदरिया था। उसकी दुनिया छोटी थी। उसके लिए इजिप्ट जाना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके पास न पैसे थे, न ही कोई रास्ता। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। उसको लग रहा था कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक इशारा है। किस्मत उसे कहीं और ले जाना चाहती है। उसके अंदर एक आवाज उठ रही थी, जो उसे उस अनजान सफर पर जाने के लिए उकसा रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो तरीफा शहर जाएगा। वहां एक जिप्सी औरत रहती थी, जो सपनों का मतलब बताती थी। संतियागो थोड़ा डरा हुआ था। उससे लगता था कि क्या पता वो औरत उससे धोखा दे दे, लेकिन उसके सपने की चाह उसके दार से बड़ी थी। वो अपनी भेड़न को लेकर तरीफा की तरफ चल पड़ा। उससे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। यह सफर सिर्फ खजाने का नहीं, बल्कि खुद को ढूंढने का सफर होने वाला था। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे ही इशारे देती है। छोटे छोटे सपने, अजीब ख्याल, हमें बस उन्हें सुनने की जरूरत होती है। यही से संतियागो के पर्सनल लेजेंड की शुरुआत हुई। हमारे सपने हमारी किस्मत के इशारे होते हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करो। तरीफा शहर में संतियागो उस जिप्सी औरत से मिला। औरत ने उसका हाथ देखा और उसके सपने के बारे में सुना। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने संतियागो से कहा, तुम्हारा सपना बहुत आसान है। तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड्स जाना होगा। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। संतियागो को थोड़ा अजीब लगा। इतनी सी बात बताने के लिए वो इतनी दूर आया था। जिप्सी औरत ने आगे कहा, लेकिन इसके बदले में जब तुम्हें वो खजाना मिलेगा तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। संतियागो हंस पड़ा। उसने सोचा कि यह सब बेकार है। वो वहां से निकाल गया, थोड़ा निराश होकर। उसे लगा कि उसका समय बर्बाद हो गया। जब संतियागो शहर के स्क्वायर में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा था, तब उसके पास एक बुढ़ा आदमी आकर बैठ गया। वो एक रजा की तरह लग रहा था, लेकिन उसके कपड़े बहुत साधारण थे। बूढ़े आदमी ने संतियागो से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे हो? संतियागो ने उससे बताया। फिर बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिससे संतियागो हैरान हो गया। उसने कहा, यह किताब भी दूसरी किताबों जैसी है। ये लोगों को बताती है कि वो अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। संतियागो को समझ नहीं आया कि ये बुढ़ा आदमी कौन है और ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसने अपना नाम मेल्किसेदेक बताया, सालेम का राजा। राजा ने संतियागो को पर्सनल लेजेंड के बारे में बताया। उसने समझाया, पर्सनल लेजेंड वो है जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। जब तुम जवान होते हो तो सब कुछ साफ दिखता है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा पर्सनल लेजेंड क्या है। तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता। तुम सपने देखने से नहीं डरते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजारता है, एक अजीब सी ताकत तुम्हें यह समझाने लगती है
कि अपना पर्सनल लेजेंड पूरा करना नामुमकिन है। संतियागो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह बुढ़ा आदमी उसके दिल की बात जानता है। उसको अपने सपने और जिप्सी की बात याद आई। मेल्किजेडेक ने कहा, अगर तुम अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी 10 भेड़ों का 10वां हिस्सा यानी 11 भेड़ें मुझे देनी होंगी। संतियागो कंफ्यूज हो गया। पहले जिप्सी और अब यह राजा, सब उसके खजाने में हिस्सा मांग रहे थे जो अभी मिला भी नहीं था। राजा ने उससे 2 पत्थर दिए, एक सेफ्ट और एक काला। उनका नाम उरिम और थुमिम था। उसने कहा, ये तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम कोई फैसला नहीं ले पाओगे। राजा ने उसे समझाया, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। यह सुनकर संतियागो ने फैसला कर लिया। उसने अपनी भेड़ें बेच दी और इजिप्ट के सफर के लिए तैयार हो गया। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। स्पेन छोड़कर संतियागो समंदर के पार अफ्रीका के तंजीर शहर पहुंचा। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। यहां की भाषा अलग थी, लोग अलग थे और माहौल भी बिल्कुल अलग था। संतियागो को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसके दिल में खजाने तक पहुंचने की उम्मीद भी थी। वो एक कैफे में बैठा था जब उसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई। वो नौजवान स्पेनिश बोल सकता था। संतियागो को लगा कि उससे एक दोस्त मिल गया है। उसने उस लड़के को अपने सफर के बारे में बताया और कहा कि उससे पिरामिड्स तक जाने के लिए एक गाइड चाहिए। लड़के ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए ऊंट खरीदने पड़ेंगे। संतियागो ने अपनी भेड़ें बेचकर जो पैसे कमाए थे वो सब उस लड़के को दे दिए। वो लड़का पैसे लेकर बाजार की भीड़ में गया और बोला कि वो ऊंट लेकर आता है। संतियागो इंतजार करता रहा। घंटे बीत गए। धीरे धीरे बाजार खाली होने लगा। सूरज ढलने लगा। तब संतियागो को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो लड़का उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था। संतियागो अकेले अनजान शहर में बिना एक पैसे के रह गया। उसकी सारी उम्मीद टूट गई। वो रोने लगा। उससे लगा कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। उसने अपने पर्सनल लेजेंड पर, उस बुढ़े राजा पर और अपने सपनों पर गुस्सा किया। रात हो चुकी थी। संतियागो एक दुकान के बाहर सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद से कहा, मैं एक शिकार नहीं बनूंगा। मैं एक एडवेंचरर हूं जो अपने खजाने की खोज में है। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी हिम्मत बाकी थी। उसने उरिम और थुम्मीम को देखा जो राजा ने दिए थे। उन्हें देखकर उससे थोड़ी हिम्मत मिली। उसने सोचा कि वो हार नहीं मानेगा। वो काम करेगा, पैसे कमाएगा और स्पेन वापस लौट जाएगा। उसने पिरामिड्स जाने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। उसे लगा कि अब बस घर वापसी ही एक रास्ता है। यह उसके सफर का पहला बड़ा इम्तिहान था। संतियागो काम की तलाश में घूमने लगा। चलते चलते वो एक पहाड़ी पर पहुंचा जहां एक कांच के बर्तनों की दुकान थी। दुकान बहुत पुरानी और गंदी लग रही थी। दुकान का मालिक एक बुढ़ा आदमी था जो काउंटर पर उदास बैठा था। संतियागो ने दुकान के शीशे साफ करने के बदले खाना मांगा। दुकानदार मान गया। संतियागो ने इतनी मेहनत से शीशे साफ किए कि वो चमकने लगे। उस दिन कई ग्राहक दुकान में आए। दुकानदार खुश हुआ और उसने संतियागो को काम पर रख लिया। संतियागो ने सोचा कि वो यहां काम करके इतने पैसे कमा लेगा कि वो वापस स्पेन जा सके। उसने अपने सपने को भूला दिया था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। संतियागो ने क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर लगन से काम किया। वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बना। उसने देखा कि दुकान में और भी बेहतर करने की गुंजाइश है। उसने मर्चेंट को सलाह दी कि वो कांच के बर्तनों में चाय बेचना शुरू करे। शुरू में मर्चेंट को यह आइडिया पसंद नहीं आया। वो बदलाव से डरता था। उसने कहा, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैंने सालों से ऐसे ही दुकान चलाई है। लेकिन संतियागो ने उससे मनाया। उसने कहा कि लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक जाते हैं और एक खूबसूरत ग्लास में चाय पीना उन्हें अच्छा लगेगा। मर्चेंट मान गया। यह आइडिया काम कर गया। दुकान की बिक्री बहुत बढ़ गई। 1 साल बीत गया। संतियागो ने इतने पैसे कमा लिए थे
कि वो न सिर्फ स्पेन वापस जा सकता था बल्कि उसे दुगनी भेड़ें भी खरीद सकता था। एक दिन उसने अपने पैसे गिने और सोचा कि अब वापस जाने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी उसे राजा मेल्चिसेडेक की बात याद आई। उसे अपने सपने, पिरामिड्स और खजाने की याद आई। उसे एहसास हुआ कि अगर वो अब वापस चला गया तो वो हमेशा अपनी भेड़ों के साथ रहेगा, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अधूरा सपना रह जाएगा। उसने फैसला किया, वो वापस स्पेन नहीं जाएगा। वो अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करेगा। वो इजिप्ट जाएगा। उसने मर्चेंट को अलविदा कहा और रेजिस्टेंस पार करने वाले करवान में शामिल हो गया। करवान का सफर लंबा और कठिन था। रेजिस्टेंस में चलना आसान नहीं था। दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात में ठंड। संटियागो ने यहाँ एक नए दोस्त से मुलाकात की। वो एक इंग्लिशमैन था जो एल्केमिस्ट की खोज में था। इंग्लिशमैन किताबों में जीने वाला इंसान था। उसके पास एल्केमिकल टेक्स्ट से भरा एक संदूक था। वो मानता था कि सोल ऑफ द वर्ल्ड को समझकर ही कोई भी चीज सोने में बदली जा सकती है। उसने संटियागो को एल्केमिस्ट्स के बारे में बताया। उसने बताया कि एल्केमिस्ट्स वो लोग होते हैं जो धातुओं को साफ करके उन्हें सोने में बदल देते हैं, लेकिन उनका असली काम खुद को साफ करना होता है। संटियागो ने इंग्लिशमैन से बहुत कुछ सीखा। इंग्लिशमैन किताबों से सीखता था, लेकिन संटियागो ने रेगिस्तान से सीखना शुरू किया। वो कैरावान के लोगों को देखता, ऊंटों को देखता और रेगिस्तान की खामोशी को सुनता। उसने महसूस किया कि हर चीज की एक भाषा है, एक आत्मा है। उसने सीखा कि जब आप खामोश रहते हैं और अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो आप सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं। ये वही कायनात की शक्ति थी जिसके बारे में राजा ने बताया था। रेजिस्टेंस ने उसे सब्र करना सिखाया। उसने सिखाया कि हर चीज का एक सही वक्त होता है। सफर ने संटियागो को बदलना शुरू कर दिया था। सच्चा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कुदरत की खामोशी में भी छिपा होता है। रेगिस्तान में कबीलों के बीच जंग छिड़ने की खबर आई। कैरावान को सुरक्षा के लिए अल-फायूम नाम के एक बड़े ओएसिस में रुकना पड़ा। ये ओएसिस एक छोटा सा शहर जैसा था जहां हजारों लोग और खजूर के पेड़ थे। कैरावान लीडर ने कहा कि जब तक जंग खत्म नहीं होती उन्हें यहीं रहना होगा। शुरू में मुझे बुरा लगा कि मेरे सफर में रुकावट आ गई है, लेकिन उस वक्त मुझे क्या पता था कि यह रुकावट मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली है। इंग्लिशमैन ने सुना था कि इस ओएसिस में एक बहुत शक्तिशाली एल्केमिस्ट रहता है, तो वो उसकी तलाश में लग गया। एक दिन मैं ओएसिस में घूम रहा था। जब मैं पानी के कुएं के पास पहुंचा, वहां मैंने एक लड़की को देखा। उसके काले बाल थे और उसकी आंखें रेगिस्तान की रात की तरह गहरी थीं। उसके हाथ में एक मटका था। जैसे ही मैंने उससे देखा, मुझे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मुझे सोल ऑफ द वर्ल्ड का एहसास हुआ। मुझे लगा कि यही वो लड़की है जिसका मैं हमेशा से इंतजार कर रहा था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की से बात की। उसका नाम फातिमा था। उस एक पल में मुझे फातिमा से प्यार हो गया। मुझे लगा कि खजाना, पिरामिड्स, सब कुछ बेकार है। मेरा असली खजाना तो फातिमा है। मैं हर दिन फातिमा से मिलने लगा। मैं उसे अपने सपनों, अपनी भेड़ों और अपने पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता। फातिमा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनती। फातिमा रेगिस्तान की बेटी थी। वो मकतूब में विश्वास रखती थी, जिसका मतलब होता है ये लिखा हुआ है। उसने मुझसे कहा, रेगिस्तान के आदमी हमेशा सफर पर जाते हैं और उनकी औरतें उनका इंतजार करती हैं। अगर मैं तुम्हारे पर्सनल लेजेंड का हिस्सा हूं तो तुम एक दिन जरूर लौटोगे। फातिमा ने मुझे समझाया कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपने पूरा करने से नहीं रोकता, बल्कि वो उससे और हिम्मत देता है। फातिमा की बातों ने मुझे एक नए दर से मिलाया। अब मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं ओएसिस छोड़कर जाऊं। मुझे लगता था कि अगर मैं चला गया तो शायद फातिमा मुझे भूल जाएगी। मैंने सोचा कि मैं ओएसिस में ही रुक जाता हूं। फातिमा के साथ एक क्षण जिंदगी गुजारना मुझे पिरामिड्स के अनजान खजाने से ज्यादा बेहतर लगने लगा। यह मेरे सफर का एक और इम्तिहान था। क्या मैं अपने प्यार के लिए अपने सपने को छोड़ दूंगा, या मैं अपने प्यार पर भरोसा करके अपने सफर पर आगे बढ़ूंगा? मुझे फैसला करना था। प्यार एक बंधन नहीं बल्कि एक आजादी होनी चाहिए। सच्चा प्यार आपको बांधता नहीं बल्कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए पंख देता है।
ओएसिस में रहते हुए एक दिन मैं रेगिस्तान को देख रहा था। अचानक मैंने आसमान में 2 बाज को लड़ते हुए देखा। उस दृश्य को देखते ही मेरे मन में एक विजन आया। मैंने देखा कि एक सेना ओएसिस पर हमला कर रही है। मैं सच में डर गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या देखा, लेकिन मुझे लगा कि यह एक चेतावनी है। मैंने हिम्मत करके ओएसिस के सरदारों को इसके बारे में बताया। शुरू में उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि ओएसिस एक सुरक्षित जगह है, लेकिन मैंने इतने विश्वास से कहा कि सरदारों ने मेरी बात मान ली और ओएसिस की सुरक्षा बढ़ा दी। अगले दिन सच में एक सेना ने ओएसिस पर हमला कर दिया, लेकिन क्योंकि सरदार पहले से तैयार थे, उन्होंने हमला आवारों को हरा दिया। मेरी वजह से ओएसिस बच गया था। ओएसिस के सरदारों ने मुझे बहुत इनाम दिया। उसी शाम एक घुड़सवार मेरे पास आया। उसके हाथ में एक बाज था। उसने मुझसे पूछा, तुमने वो कैसे पढ़ा जो बाज ने कहा? मैं सच में डर गया। यह आदमी बहुत शक्तिशाली लग रहा था। यही वो अल्केमिस्ट था जिसे इंग्लिशमैन ढूंढ रहा था। अल्केमिस्ट ने मुझसे कहा, तुम अपने पर्सनल लेजेंड के बहुत करीब हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्केमिस्ट ने मुझे अपने साथ रेगिस्तान के सफर पर आगे ले जाने का फैसला किया। मैंने फातिमा को अलविदा कहा। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन फातिमा ने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अल्केमिस्ट ने मुझे सफर में बहुत कुछ सिखाया। उसने सिखाया, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। उसने मुझे अपने दिल की आवाज सुनना सिखाया। उसने बताया कि हमारा दिल हमसे बात करता है। वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन अक्सर हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि हम डरते हैं। अल्केमिस्ट ने कहा, डर से मत डरो। दुख सहने का डर असल दुख सहने से ज्यादा बुरा होता है, और कोई भी दिल दुखी नहीं होता जब वो अपने सपनों का पीछा कर रहा होता है। मैंने अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू किया। मेरा दिल कभी मुझे फातिमा की याद दिलाता, कभी मुझे आगे आने वाले खतरों से आगाह करता। धीरे धीरे मैं और मेरा दिल दोस्त बन गए। मैं समझ गया कि मेरा दिल सोल ऑफ द वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। इस सफर ने मुझे सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बदल दिया था। मैं अब सिर्फ एक गदारिया नहीं था जो खजाना ढूंढ रहा था। मैंने एक ऐसा इंसान बन गया था जो कायनात के इशारों को समझ सकता था। मोरल, अपने दिल की सुनो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और गाइड है। अल्केमिस्ट और मैंने अपना सफर जारी रखा। हम पिरामिड्स के बहुत करीब पहुंच गए थे। एक दिन हमें कुछ सिपाहियों ने पकड़ लिया। सिपाहियों ने हमें दुश्मन का जासूस समझा। अल्केमिस्ट ने शांति से सिपाहियों के कमांडर से कहा, यह लड़का एक अल्केमिस्ट है, ये खुद को हवा में बदल सकता है। कमांडर हंसने लगा। उसने कहा, अगर यह सच है तो इससे करके दिखाओ। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर यह लड़का खुद को हवा में नहीं बदल पाया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मैं बहुत डर गया। मैंने अल्केमिस्ट से कहा, मैं ये कैसे करूंगा? मुझे तो यह करना नहीं आता। अल्केमिस्ट ने जवाब दिया, यह मेरा काम नहीं है, यह तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। अगले 3 दिन मैं बहुत परेशान रहा। मैं रेगिस्तान में बैठा रहा और उसे बात करने की कोशिश करता रहा। मैंने रेगिस्तान से, हवा से और सूरज से मदद मांगी। मैंने उन्हें प्यार और सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि मुझे खुद को हवा में बदलना है ताकि मैं अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा कर सकूं। आखिर में मैंने उस हाथ से बात की जिसने सब कुछ बनाया था। एक तेज आंधी आई। रेगिस्तान की रेत हर तरफ उड़ने लगी। जब आंधी शांत हुई तो मैं कैंप के दूसरे कोने में खड़ा था। सिपाही डर गए। उन्होंने मुझे और अल्केमिस्ट को जाने दिया। आखिरकार मैं अकेले पिरामिड्स तक पहुंचा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने लंबे सफर के बाद मैं अपनी मंजिल पर था। मुझे अपने सपने वाली जगह याद थी। मैं उस जगह पर पहुंचा और खुदाई करने लगा। मैं पूरी रात खोदता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तभी वहां कुछ चोर आ गए। उन्होंने मुझे खोदते हुए देखा और सोचा कि मेरे पास सोना है। उन्होंने मुझे मारा और मेरे पास जो कुछ था सब छीन लिया। मैंने उन्हें अपने सपने और खजाने के बारे में बताया। चोरों का सरदार हंसने लगा। चोरों के सरदार ने कहा, तुम कितने बेवकूफ हो, सोने के लिए इतनी दूर आ गए। मुझे भी 2 साल पहले एक ऐसा ही सपना आया था। मैंने सपने में देखा कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के अंदर एक सिकमोर पेड़ के नीचे खजाना गड़ा है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के लिए इतना लंबा सफर करूं।
ये कहकर चोर वहां से चले गए। मैं जमीन पर पड़ा था। मुझे चोट लगी थी, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे अब पता चल गया था कि मेरा असली खजाना कहाँ है। सच्चा खजाना पिरामिड्स में नहीं था। मोरल: कभी कभी मंजिल तक पहुंचना जरूरी होता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि खजाना कहीं और था। मैं वापस स्पेन की तरफ चल पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब मेरे दिल में कोई डर नहीं था। मेरे पास एक नई समझ थी। मैंने जो सफर तय किया था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। मैंने रेगिस्तान से सब्र सीखा, फातिमा से प्यार का मतलब जाना और एल्केमिस्ट से दिल की आवाज सुनना सीखा। मैंने सीखा कि डर को कैसे जीतना है। यह सबक उस खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थे। मैं समझ गया था कि मेरा सफर बेकार नहीं गया। पिरामिड्स तक आना जरूरी था ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा खजाना मेरे घर के पास ही है। मैं वापस अंदालुसिया पहुंचा। मैं सीधा उस टूटे हुए चर्च में गया जहां से मैंने अपना सफर शुरू किया था। रात का वक्त था। चांदनी रात में वो पुराना साइकमोर का पेड़ अभी भी वैसे ही खड़ा था। मैंने उस पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में मुझे एक संदूक मिला। मैंने संदूक खोला। वो सोने के सिक्कों, कीमती पत्थरों और खूबसूरत चीजों से भरा हुआ था। मुझे अपना खजाना मिल गया था। वो खजाना जिसके लिए मैंने इतना लंबा सफर तय किया, वो मेरी शुरुआत के स्थान पर ही मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने खजाने को देखा और मुस्कुराया। मुझे जिप्सी औरत की बात याद आई। मैंने फैसला किया कि मैं उसे उसका हिस्सा जरूर दूंगा। फिर मुझे एल्केमिस्ट की बात याद आई, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी होगा। मेरा खजाना स्पेन में था, लेकिन मेरा दिल अभी भी रेगिस्तान में फातिमा के पास था। मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना है। मैंने खजाना लिया और सोचा, मैं आ रहा हूं फातिमा। मेरा पर्सनल लेजेंड सिर्फ खजाना पाना नहीं था। मेरा पर्सनल लेजेंड वो पूरा सफर था जिसमें मैंने खुद को पाया था। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। मैंने सीखा कि मकतूब का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है। इसका मतलब है कि जब आप अपने सपने का पीछा करते हैं तो कायनात आपकी मदद करती है और चीजें अपनी जगह आ जाती हैं। मैंने डर से लड़ना सीखा। मैंने समझा कि सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होता है और मैंने प्यार की असली पहचान की। सच्चा प्यार वो है जो आपको आजाद करता है। मेरी कहानी हम सबको यही सिखाती है, अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढो और उस सफर का आनंद लो। मोरल: असली खजाना मंजिल नहीं, बल्कि वो सफर है जो हम खुद को ढूंढने के लिए करते हैं। मेरी कहानी हुमैन जीवान के कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। पहला और सबसे जरूरी सबक है पर्सनल लेजेंड का। हम सबके अंदर एक सपना होता है, एक मकसद होता है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बचपन में हम उससे पहचानते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हम दुनिया की बातों में आकर उससे भूल जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने दिल के उस सपने को कभी नहीं भुलाना चाहिए। उसको पूरा करने की कोशिश करना ही जिंदगी का असली मतलब है। जब आप पूरे दिल से कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। दूसरा सबक है मकतूब यानी किस्मत। कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन यह कहानी मकतूब का सही मतलब समझाती है। किस्मत आपके साथ तब देती है जब आप अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर चलते हैं। इशारा या ओमेन्स किस्मत के वो छोटे छोटे साइन होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। मैंने इन्हीं इशारों को फॉलो किया। मैंने सपनों पर, बुढ़े राजा पर और दिल की आवाज पर भरोसा किया। किस्मत एक नक्शे की तरह है, लेकिन उस नक्शे पर चलना हमें खुद पड़ता है। तीसरा सबक है डर से लड़ने का। मेरे सफर में हर मोड़ पर डर था। पैसा खोने का डर, अनजान जगह का डर, प्यार को खोने का डर और मौत का डर। अल्केमिस्ट ने मुझे सिखाया कि दुख सहने का डर असल दुख सहने से ज्यादा तकलीफ देता है। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो रास्ते में मुश्किलें आती हैं। यह मुश्किलें हमें डराती हैं, लेकिन अगर हम डर से जीत गए तो हम अपने मकसद के और करीब पहुंच जाते हैं। हर डर के पार ही जीत होती है। हिम्मत हार मानना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। और आखिरी लेकिन सबसे खूबसूरत सबक है सफर का महत्व।
मैं खजाना ढूंढने निकला था, लेकिन मेरा असली खजाना वो सबक थे जो मैंने सफर में सीखे। अगर मैं सीधे चर्च में खोदना शुरू कर देता तो मुझे सुना तो मिल जाता, लेकिन वो ज्ञान, वो अनुभव, वो प्यार और वो खुद की पहचान कभी नहीं मिलती। मंजिल जरूरी है, लेकिन मंजिल तक का सफर हमें वो इंसान बनाता है जो उस मंजिल के लायक हो। इसलिए अपनी जिंदगी के सफर का मजा लीजिए, हर पल को जियो, क्योंकि असली खजाना आपकी मंजिल में नहीं बल्कि आपके हर कदम में छिपा है। मोरल: जिंदगी एक सफर है, अपनी मंजिल तय करो, लेकिन रास्ते की खूबसूरती को देखना मत भूलना।